वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग अब आज बात करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, परफेक्टली आपको ये आनी ही चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम इनको अप्लाई करके जब हमें किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक गिवन एक्सिस के अबाउट पता होता है तो हम उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको लिंक कर सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल टूल है रोटेशनल मोशन में थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। बच्चों ए एक्स आई एस एक्सिस होता है सिंगुलर एक एक्सिस और ए एक्स ई एस एक्सिस ये बन जाता है प्लूरल। सो लेट्स स्टार्ट। एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज हम कर रहे थे, चैप्टर नंबर 7 है 11th क्लास की एनसीईआरटी में। These are two useful theorems relating to moment of inertia. We shall first discuss the theorem of perpendicular axis and its simple yet instructive application in working out the moments of inertia of some regular shaped bodies. तो यहाँ पर पहले हमें टेबल दे दी गई है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। टेबल जैसे थिन सर्कुलर रिंग है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ओन एक्सिस हम उसको कहते हैं जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और सेंटर से पास हो रहा होता है। अबाउट डायमीटर एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। किनारे के अबाउट निकालेंगे जिसमें हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे तो एम एल स्क्वायर बाय 3 मिलेगा। सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस r है अबाउट इट्स ओन एक्सिस एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, अबाउट डायमीटर एम आर स्क्वायर बाय 4 होता है। हॉलो सिलेंडर की बात करें तो हम इसको एक्सटेंशन मान सकते हैं रिंग का। बहुत सारे रिंग्स को आपने आपस में मिला दिया तो पूरा एक सिलेंडर आपके पास अवेलेबल है, तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो रिंग का होता है एम आर स्क्वायर। पर अगर ये सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो एक डिस्क का होता है, क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पर आ रही है एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, अगर हॉलो स्फीयर होता है तो 2/3 एम आर स्क्वायर। So let's start with theorem of perpendicular axis. This theorem is applicable to bodies which are planar, यानी एक ही प्लेन में जो होती हैं, जैसे कि प्लेन लैमिना, लैमिना बोलते हैं बच्चों परत को, तो एक समतल सतह। In practice, this means the theorem applies to flat bodies, चपटी वस्तुओं के लिए। क्या ये बॉडी एक फ्लैट बॉडी है? तो जवाब है हाँ, चपटी है। अच्छा, क्या स्फीयर स्फीयर चपटा है? क्या धरती चपटी है? स्फीयर चपटा नहीं है। ठीक है, तो हमें चाहिए प्लेन लैमिना इस थ्योरम को लगाने के लिए। तो ये समझना है हमको, पहले हम चपटी वस्तुओं के लिए यानी फ्लैट बॉडीज के लिए इसको समझेंगे। whose thickness is very small compared to their other dimensions, example length, breadth or radius. Figure 7.29 illustrates the theorem. It states that, ये आपको स्टेटमेंट तैयार करना है, ठीक है, you have to learn it because ये पूछा जाएगा और इसको हम अप्लाई करेंगे तो समझ के याद कर लेना है इसको। The moment of inertia of a planar body, lamina परत, about an axis perpendicular to its plane is equal to, तो ये डिफाइन किया हमने perpendicular to its plane, तो कौन सा एक्सिस है जो मैं बनाकर बताता हूं भी आपको कैसा ये दिखेगा और कौन सा एक्सिस है, इसको हम बनाकर समझ लेंगे। is equal to the sum of its moments of inertia about two perpendicular axes concurrent with the perpendicular axis, यानी सेम पॉइंट से गुजर रहा हो and lying in the plane of the body. Okay, suppose this is a plane lamina, कोई चपटी वस्तु है, ठीक है, इसकी परत ऐसा कुछ मैं दिखाता हूं। तो ये कोई प्लेन लैमिना है, चपटी वस्तु, और
Moment of inertia of a planar body about an axis perpendicular to its plane. इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक एक्सिस है जो इसमें से होकर जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसको हम z से दिखा देते हैं। सपोज दिस इज z एक्सिस। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वो है आई जेड, डेफिनेशन के हिसाब से हम चलते हैं, तो आई जेड किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। और दो परपेंडिकुलर एक्सिस हमें लेने होंगे। तो अगर मैं 3D में कंसिडर करता हूं इसको, तो ये हो गया इस प्लेन में, यानी लैमिना के प्लेन में एक एक्सिस हो गया। ये लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है, आर पार जा रहा है। और दूसरा एक्सिस मैं इस तरफ भी ले सकता हूं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी दिखा सकता हूं। बस शर्त यह है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, जो कि आपको समझना है 3D में परपेंडिकुलर है, तो आप ऐसे मान सकते हो कि ये एक्स डायरेक्शन है और एक्स डायरेक्शन है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इसके अबाउट घुमाया जाए इस प्लेन लैमिना को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जो अपोजिशन मिलता है वो मिलता है आई एक्स। और ये वाई डायरेक्शन है जो इससे 90 डिग्री पर है। और तीसरी जो z डायरेक्शन है वो फिर से 90 डिग्री पर है इन दोनों से, यानी दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। ये आपको समझना है। सो आई वाई और आई एक्स ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। और ये कॉन्करेंट है, तीनों एक्सिस यहाँ काट रहे हैं। तो इसको मैं अगर और दिखाना चाहूँ तो एक्स एक्सिस ऐसे दिखाऊंगा बच्चों, डॉटेड लाइन से, और फिर ये फॉर्म लाइन लैमिना से बाहर जाता हुआ। ऐसे ही इस ब्लू वाले को डॉटेड लाइन से और फिर लैमिना से बाहर जाता हुआ। पर आपको समझना है ये जो ग्रीन वाला है वो अलग तरह से है, वो डिफरेंट प्लेन में है। दोनों ब्लू वाले लैमिना के प्लेन में है एक्सिस, जबकि जो ग्रीन वाला है वो लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है। 3D में अगर हम समझें, दिस इज द लैमिना, ये है ग्रीन वाला एक्सिस लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर। जबकि बाकी दो एक्सिस हैं वो हैं लैमिना के प्लेन में, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया परपेंडिकुलर। तो थ्योरम ये कहती है कि आई जेड किसके बराबर होगा? आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसके बराबर होगा। और इसको हम प्रूव कर सकते हैं, तो इसका प्रूफ भी मैं आपको बता सकता हूं। पहले देखते हैं किताब में क्या लिखा है। सो हियर इज द प्लेन लैमिना। z एक्सिस जैसे कि मैंने बताया बनाया था, x एक्सिस इधर ले लिया है, डजेंट मैटर। y एक्सिस, x और y प्लेन इस लैमिना के प्लेन में है, लैमिना के प्लेन में। अगर हम कोई पॉइंट P, आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट P कंसीडर करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। x एंड y इसके कोऑर्डिनेट है, तो इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से तो होगी y, और y एक्सिस से होगी x। ये समझने की बात। द फिगर शोज ए प्लैनर बॉडी, an axis perpendicular to the body through a point O is taken as the z axis। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फिगर को साइमल्टेनियसली हम देख पाए उसके लिए स्निप टूल यूज करते हैं हम। इससे इस फिगर को यहाँ से काट लेते हैं और सिमिलर फिगर है जैसे मैंने बनाई थी, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जिस भी साइज का चाहिए हम इसको बढ़ा लेते हैं, घुमाना है घुमा भी सकते हैं। ओके, ऐसे ही रख लेते हैं। सो
अब हम इसकी बात करते हैं साइमल्टेनियसली, ये यहाँ पर दिखती भी रहेगी। फिगर शोज ए प्लानर बॉडी, जैसे कि दिख रही है। एन एक्सिस perpendicular to the body through a point O is taken as the z axis, इसको हमने z axis माना है। Two mutually perpendicular axes lying in the plane of the body and concurrent with z axis that is passing through O are taken as the x axis and y axis, ये इधर वाला y, इधर वाला x। The theorem states that Iz equal to Ix plus Iy. Let us look at the usefulness of the theorem through an example. तो देखिए बच्चों, इसका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं किया हुआ है। सीधे इसकी एप्लीकेशन पे आ गए 7.10 कि इसकी यूजफुलनेस क्या है। और जहां तक प्रूफ का सवाल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत सिंपल वे में हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पॉइंट पी, पार्टिकल पी है मान लीजिए, और इसका मास है m। ये पार्टिकल पी m मास का है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो निकालने के लिए मुझे इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो z एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो माना कि z, इसके कोऑर्डिनेट x y z ले लेता हूं मैं। इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। दिस इज x, ये डिस्टेंस x है इसलिए मैंने लिखा x, और ये डिस्टेंस है y, ये y मैंने यहां गलत लिख दिया। ये डिस्टेंस ये है y। तो अब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं पार्टिकल p का, जो कि बहुत ही स्मॉल होगा, इसको मैं di से दिखाऊंगा, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस में निकालना चाहता हूं, तो बच्चों वो होगा m टाइम्स z स्क्वायर, बिकॉज इसकी डिस्टेंस z है, m इसका मास है पार्टिकल का। तो m टाइम्स z स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब मुझे पता है कि ये z हाइपोटेनियस है। यहाँ पर इस ट्राइंगल की बात करें अगर हम ONP की, तो ON y के बराबर है, जो कि बेस मान सकता हूं, ये एंगल 90 डिग्री हाई से। तो ये परपेंडिकुलर हो गया NP, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं z स्क्वायर की जगह y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ब्रैकेट को हमने खोला, इट बिकम्स my स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर। अब हमें पता है my स्क्वायर कुछ और नहीं, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट x एक्सिस, तो मैं इसको लिखूंगा ix। अब क्योंकि स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल मास है, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो dix प्लस mx स्क्वायर को लिखूंगा diy, क्योंकि x डिस्टेंस है y एक्सिस से। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को पूरी बॉडी के लिए लिखना चाहता हूं, तो मुझे समेशन लेना होगा। राइटिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर द होल बॉडी, मैं लिख सकता हूं सिग्मा डी आई जेड, सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम कर दिया, इक्वल टू सिग्मा डी आई एक्स प्लस सिग्मा डी आई वाई। वास्तव में सिग्मा डी आई जेड इज नथिंग बट आई जेड, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। Sigma dix is simply ix and sigma diy is simply iy, hence proved। तो हमने theorem of perpendicular axis को प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं इसकी यूटिलिटी, इसका यूज क्या है, where to use it। Example 7.10, what is the moment of inertia of a disk about one of its diameter। अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस डायमीटर के अबाउट आपको निकालना है, तो हम जानते हैं z एक्सिस के अबाउट ये होता है mr स्क्वायर बाय 2, बिकॉज इट इज डिस्क। रिंग होती तो mr स्क्वायर। और भी लॉजिक लगा सकते हैं, mr स्क्वायर बाय 2 कैसे आया। देखिए, सारा का सारा मास इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द रीजन फ्रॉम 0 r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू r।
तो एवरेज मान लें तो वो r/2 मान सकते हैं हम डिस्टेंस पर इस तरह से। तो mi of a disk about a diameter given its mi about the perpendicular axis through its center यानी own axis वो हमें दिया हुआ है, that is mr square by 2. We assume the moment of inertia of the disk about an axis perpendicular to it and through its center to be known. It is mr square by 2. M is the mass of the disk, r is the radius. अभी हम डिस्क को मान सकते हैं प्लानर बॉडी हैज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एप्लीकेबल हो गई। तो आपको समझना है कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस केवल तभी आप लगा पाएंगे जब आप उसको प्लानर बॉडी मान सकते हैं। As shown in figure 7.30, we take 3 concurrent axes. तो हम बात कर रहे हैं इस फिगर के रिस्पेक्ट में, फिगर 7.30। तो ये 3 concurrent axes कौन से हैं? X, Y and Z। ये 3 concurrent axes हमारे पास हैं। ओके, जो सेंटर O से पास हो रहे हैं, कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट से। As the x y z axis, x and y axis lie in the plane of the disk and z is perpendicular to it by the theorem of perpendicular axis, हम लिख सकते हैं iz होगा ix plus iy, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब x और y के अबाउट देखें तो डिस्क सिमेट्रिकल है, सिमेट्री यूज करेंगे। नाउ x and y axis are along two diameters of the disk, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है id लिख सकते हैं, यानी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। By symmetry the moment of inertia of the disk is the same about any diameter, hence किसी भी डायमीटर के अबाउट घुमाया पोजीशन हमको सेम मिलने वाला है डिस्क को घुमाएंगे तो ix iy के बराबर है, तो iz हो गया ट्वाइस ऑफ ix या ट्वाइस ऑफ iy भी लिख सकता था। तो iz हम जानते हैं mr स्क्वायर बाय 2 है, तो ix हो गया iz बाय 2 यानी mr स्क्वायर बाय 4। इस तरह से हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चला अबाउट इट्स डायमीटर mr स्क्वायर बाय 4। तो ये इस्तेमाल हुआ एप्लीकेशन विद थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की। Find similarly the moment of inertia of a ring about any of its diameter. Will the theorem be applicable to a solid cylinder? क्या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो ये पूछा है हमसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग की बात करें, ये रिंग है, इसको मैं एक तो ऐसे दिखा सकता हूँ, एक डिफरेंट एंगल से देखने पर ऐसे दिखा सकता हूँ। तो समझने की दृष्टि से फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये हुआ, ये वाला डायग्राम हम यूज कर रहे हैं, नीचे वाला z एक्सिस, ओन एक्सिस ऑफ द रिंग। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, सारा का सारा मास डिस्टेंस r पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर, इट इज गिवन टू अस। अब हम कंसीडर करते हैं दो डायमेट्रिकल एक्सिस जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और iz के भी परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इसको x डायरेक्शन मान लूं और इधर वाली डायरेक्शन को y मान लूं, जैसे कि मैं कर सकता हूं, यहाँ पर इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। 3D में समझें इस डायग्राम को आप। तो अभी सीधी सी बात है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ iz इक्वल टू ix प्लस iy, और किसी भी डायमीटर के अबाउट रिंग सिमेट्रिकल है, तो ix को भी मैं id लिख सकता हूं और iy को भी मैं id लिख सकता हूं, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 2id iz के बराबर है, तो id हो गया iz बाय 2 मींस mr स्क्वायर बाय 2। तो आप समझ गए होंगे। क्या ये थ्योरम सॉलिड सिलेंडर के लिए हम लगा पाएंगे? रिंग नहीं है, मान लीजिए डिस्क है, दिखाने का तरीका, और फिर ऐसी बहुत सारे डिस्क को मिलाकर हमने बना दिया सॉलिड सिलेंडर। तो क्या इसमें हम थ्योरम लगा सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, नहीं लगा सकते हैं। हाँ, इस सॉलिड सिलेंडर में अगर हम कंसिडर करें कोई ऐसी परत, प्लेन लैमिना, इसको काट के निकाल लें, तो हम उस प्लेन लैमिना के लिए इसको लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं।
तो इससे आगे की बात करते हैं हम। इसके बाद है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। द z and z dash axis are two parallel axes separated by distance a. O is the center of mass of the body. O dash जो कि स्मॉल a के बराबर है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और उसकी एप्लीकेशन को साइमल्टेनियसली इसी लेक्चर में हम खत्म कर देते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आर्टिकल 7.10.1 या 7.10.1 कह देते हैं इसको। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू अ बॉडी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की बॉडी हो। इट अलाउज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस गिवन the moment of inertia of the body about a parallel axis through the center of mass of the body. We shall only state this theorem and not give its proof. आपके syllabus में नहीं है. We shall, however, apply it to a few simple situations which will be enough to convince us about the usefulness of the theorem. The theorem may be stated as below. The moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of moment of inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass and the product of its mass and the square of the distance between two parallel axes. अब इसका क्या मीनिंग है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों। इस डायग्राम के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं, इससे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को प्रूव भी कर सकते हैं। तो मैं इसके रेफरेंस में आपसे बात करता हूं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के लिए so here it is. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। वो एनी एक्सिस कौन सा है? ये डायग्राम तो दूसरा आ गया। ओके, क्या गड़बड़ हुई? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वाला डायग्राम कहाँ गया भाई? नहीं, ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो वापस चलते हैं इस पे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वाला डायग्राम हमको चाहिए। ये यहाँ पर है, पेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, पहले इसको कॉपी करते हैं। कॉपी, अब इसको पेस्ट करते हैं। अभी आ गया। तो बच्चों इस डायग्राम के रेफरेंस में हमको बात करनी है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। अब वो एनी एक्सिस कौन सा है? तो यहां समझ लीजिए, वो एनी एक्सिस है ये z डैश। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता करना है, दैट इज I, माना कि I is equal to sum of the moment of inertia of the body about a parallel axis। इसका parallel axis कौन सा है? जो z से पास हो रहा है, passing through its center। ये इसका सेंटर है ना, वो जो है सेंटर ऑफ मास है, सेंटर है, वहां से पास हो रहा है। तो I किसके बराबर होगा? माना कि मैं इसको I z से दिखाता हूं। I बराबर होगा I z प्लस, ये बोल रहे हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स सम ऑफ आ रहा है ना, सम ऑफ, फिर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। माना कि इस बॉडी का मास जो है वो m है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, सपोज दिस डिस्टेंस इज d फ्रॉम हियर टू हियर। अगर ये दूरी d है तो मैं क्या लिखूंगा? md स्क्वायर। तो बच्चों ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यहाँ पर a माना है तो ऐसे दिखा है इसको दूसरे प्लेन में, तो ma स्क्वायर लिखा है। एज शोन z and z dash are two parallel axes separated by distance a. The z axis passes
through the center of mass O of the rigid body, then according to the theorem of parallel axis, Iz dash equal to Iz plus ma square, जहाँ पे Iz और Iz dash मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, Z और Z dash एक्सिस के अबाउट, m जो टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड a is the perpendicular distance between the two parallel axes। क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं? इसके एग्जांपल यानी इसकी एप्लीकेशन पे जाने से पहले जस्ट थिंक अबाउट हाउ टू प्रूव दिस। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले तो जो ये इसमें मैंने मार्किंग की है मैं उनको मिटा देता हूँ। हटा देता हूँ। कोशिश तो की मिटाने की, रबड़ इस पे काम नहीं कर रहा अभी। ओके, कोई बात नहीं, रबड़ काम नहीं कर रहा तो इसको हम हटा देते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। माना कि कोई पार्टिकल मैं ले लेता हूँ, एक और डायग्राम बनाता हूँ मैं। इस डायग्राम में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो ज़्यादा आसानी से समझ में आए उसके लिए मैं एक और डायग्राम बना लेता हूँ। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कोई एक्सिस जो इस प्लेन लैमिना आपको समझना है, दोनों ही थ्योरम प्लेन लैमिना के लिए काम कर रही है। तो ये कोई प्लेन लैमिना है और उस में से होकर ये कोई एक्सेस जा रहा है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, वो मुझे पता करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि मुझे ये पता हो कि इसी के पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से जाने वाला कोई एक्सेस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। हम चाहें तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, तो मैं जी से दिखा देता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि प्लेन लैम्डा है। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आई जी से दिखाता हूँ। और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, दिस डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। माना कि प्लेन लैमिना के परपेंडिकुलर हैं, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस पैरेलल में उसके प्लेन में भी हो सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी है सपोज। तो अब मुझे प्रूव करना है कि I इक्वल टू आई जी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहती है अगर इस बॉडी का मास टोटल मास m है तो ये होगा एम डी स्क्वायर। तो आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट इमेजिन मेरे पास कोई यहाँ पार्टिकल P है, P is any particle of this body जिसका मास है स्मॉल m। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं तो मुझे डिस्टेंस पता होनी चाहिए फ्रॉम हियर टू हियर टू दिस पार्टिकल, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। सपोज दिस डिस्टेंस इज x, तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, पार्टिकल m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, उसके लिए मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये पूरी x है, ये d है, तो ये हो जाएगी x माइनस डी, ये लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस को मैं कह देता हूं ए डैश निकालना चाहता हूं, तो वो होगा आई ए डैश इक्वल टू m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, x माइनस डी का स्क्वायर। अब क्या इस स्क्वायर को हम ओपन करते हैं तो मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2xd। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा दूसरी बात, हम यहां पर क्या स्मॉल पार्टिकल की बात कर रहे हैं,
स्मॉल पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो डी लगा देंगे यहाँ पे, स्मॉल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई। अभी मैं इसको डी आई से दिखा देता हूँ, इट इज डी आई। पूरी बॉडी के लिए जब लिखेंगे तो आई लिखेंगे। सो डी आई इज दिस मच, इसको मैं लिखूंगा एम एक्स स्क्वेयर, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, प्लस एम डी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ एम एक्स इंटू डी। अब ये डी जो है वो तो फिक्स डिस्टेंस है, मैं उसको क्या करता हूँ, अलग कर देता हूँ एम एक्स से। ओके, अब देखें अगर ध्यान से तो एम एक्स स्क्वायर क्या है, एम एक्स स्क्वायर है पार्टिकल पी जिसका मास एम है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ये है डी आई जी। तो लिख सकता हूँ ना, एक पार्टिकल का है तो इस एक्सिस के अबाउट, यानी डी आई जी के अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का, एम मास के पार्टिकल का, तो डी आई जी, अच्छा ये डी का स्क्वायर में भूल गया तो एम डी स्क्वायर था ये, प्लस एम डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ डी एक साथ एम इंटू एक्स। अब गौर से देखिए टर्म एम इंटू एक्स क्या रिप्रेजेंट करती है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। तो क्या मैं इसको मास का मोमेंट कह सकता हूं अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो जवाब है हाँ, ये मास का मोमेंट है अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, ऐसा मैं इसको कह सकता हूं। नाउ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर द होल बॉडी, तो वो हो जाएगा बच्चों आई, जो कि मैं निकालना चाहता हूं पूरी बॉडी के लिए, तो सिग्मा डी आई, सिग्मा डी आई के लिए मुझे इधर भी समेशन लगाना होगा, सबको जोड़ दिया छोटे छोटे एलिमेंट्स, तो सिग्मा डी आई जी प्लस सिग्मा एम डी स्क्वेयर प्लस, अब इस टर्म को अच्छे से समझ लेना आपको, प्लस नहीं आएगा क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस टू और डी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इंटीग्रेशन और समेशन से हम बाहर निकाल लिया करते हैं, माइनस टू डी समेशन का सिंबल एम एक्स। सिग्मा डी आई जी इज नथिंग बट सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, यानी आई जी प्लस सिग्मा एम डी स्क्वेयर, इंडिविजुअल पार्टिकल्स उनकी जो डिस्टेंस होगी सिग्मा एम डी स्क्वेयर, माइनस ये टर्म बच्चों जीरो है, वाई इट इज जीरो, पुराने लेक्चर पे जाइए, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस टेकन अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो, दैट्स व्हाई इट इज जीरो। तो ये खत्म हो गया, फाइनली हमारे पास क्या बचा, आई इक्वल टू आई जी प्लस सिग्मा एम डी स्क्वायर। अगर एम कांस्टेंट है डी कांस्टेंट है फिक्स है तो सिग्मा लगाने का कोई मतलब वहां पर नहीं बचता है, और ये हो जाता है एम डी स्क्वायर। बस फर्क कहाँ पड़ेगा, दोबारा से समझें इसको, फर्क यहाँ पड़ेगा, ये छोटे से पार्टिकल का मास था तो डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डी स्क्वायर आ जाएगा बाहर, सिग्मा एम बचेगा जिसको मैं लिखूंगा कैपिटल एम, सो नाउ इट बिकम्स मास ऑफ द होल बॉडी कैपिटल एम, एंड दिस इज नथिंग बट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इस तरह से आपने देखा, हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को प्रूव कर दिया, so this is proof of theorem of parallel axis. Let's get back. Example 7.11. What is the moment of inertia of a rod of mass m, length l, about an axis perpendicular to it through one end? एक एंड से पास हो रहे हैं, तो इसको कैसे समझना है हमको, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास रॉड है जिसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि उसके रिस्पेक्ट में उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई, थिकनेस एंड द विड्थ आर नेग्लिजिबल। तो हमें पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा कि टेबल में दिया हुआ है, हम प्रूव भी कर सकते हैं, उसको डिराइव भी कर सकते हैं, वो है इस एक्सिस के अबाउट जिसको मैं आई जेड कह देता हूं,
ये है ml²/12, जहां पर m तो है इस रॉड का मास और l है इसकी लेंथ। अब आपसे कह रहे हैं कि किसी एक एंड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, मींस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। सपोज इट इज I, we have to find I. The distance between these two axes can be written as L/2। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस अगर मैं यहां पे लगा देता हूं तो मैं I को लिख सकता हूं IZ प्लस इसका मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर L/2 का स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट, IZ इज नथिंग बट ml²/12, ठीक है, प्लस ml²/4। सो एलसीएम इज, कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, ml²/12, एलसीएम आ गया 12, बाकी क्या बचा मेरे पास 1 + 3, तो ऊपर आ गया 4, 4 3 जा 12 होता है। सो व्हाट वी गेट ml²/3, दिस इज द आंसर। तो ऐसे सॉल्व हुआ 7.11। 7.12, what is the moment of inertia of a ring about a tangent to the circle of the ring? ये देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस एक्सिस की बात की जा रही है, टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग। तो हमें पता है डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 होता है, और ये डिस्टेंस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जिसके पैरेलल एक्सिस का अबाउट हमको पता है, mr²/2 प्लस mr² यानी 3/2 mr²। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे। प्रैक्टिस के लिए मैं एक डिफरेंट एक्सिस और ले लेता हूँ और उसके अबाउट कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। ये तो वो एक्सिस है जो इसमें डायग्राम में दिया है, जो रिंग के प्लेन में है। अगर आपसे पूछा जाए दिस इज द रिंग, इस तरह से है कुछ, जिसका ओन एक्सिस यानी एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन थ्रू इट्स सेंटर, वो ये है, एंड इट इज IZ, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है mr² है, जहां पे m इस रिंग का मास है और r इसकी रेडियस है। ये सब हमको पता है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एक एक्सिस जो कि इस तरह से जा रहा है वो IZ यानी z एक्सिस के पैरेलल है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, हाउ मच इट इज। तो मैं समझता हूं आप लोग कर सकते हैं। I इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमने लगाई, IZ प्लस मास ऑफ द बॉडी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, इट इज सिंपली r, उसका स्क्वायर। तो IZ पहले से ही mr² है, हम जानते हैं, उसमें एक mr² और जुड़ गया तो बन गया 2mr²। और मजे की बात यह है कि किसी भी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट ये मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों 2mr² इज द मैक्सिमम वैल्यू। आप देखेंगे इतने सारे केसेस, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू ये है। तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस को समझा। इससे आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। अभी इस लेक्चर में इतना ही। हैप्पी लर्निंग।